हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनमोहन शर्मा। मैं आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए आया हूँ। युवा पैरामाउंट डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और आजकल कोरोना पेंडेमिक में ये बहुत ही मार्जिनल सी ग्रोथ करके बड़ा पेचीदा बन रहा है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर फ्यूचर लाइफ, आर प्लानिंग, ग्रोथ एंड एवरीथिंग। Ultimately, everything depends on economics. We are just Homo sapiens, a branch of animal guided by stomach. So, growth to mind comes from belly. तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक्स होता क्या है, क्या इसके डिसिप्लिन हैं, क्या इसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कितने टाइप का ये होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सो सबसे पहले तो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। Economics is some sort of philosophical subject rather than I mean economics in practice अलग होता है और in theory अलग होता है। तो जहाँ पे philosophical economics होता है उसको हम economics बोलते हैं, जबकि एक होता है इकोनॉमी। इन दोनों में फर्क होता है। इकोनॉमी मीन्स प्रैक्टिस, ओके। इकोनॉमिक्स मीन्स प्रिंसिपल। So all we need to understand about principles, about resource and their management. So what is economics? इकोनॉमिक्स का मीनिंग होता है कि रिसोर्स जो हैं उनका कैसे ऑप्टिमम यूज किया जाए, उनको यूटिलाइज कैसे किया जाए। महात्मा गांधी का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया था कि जितने भी रिसोर्स हैं वो हमने हमारे एंसेस्टर्स से जो है वो हमें दान में नहीं मिले हैं, वो हमने हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है उससे जो है वो उधार लिए हैं। तो इन रिसोर्सेज को जो हमें मिले हैं उनको हमें हमारी नेक्स्ट जनरेशन को पहुंचाना है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इकोनॉमिक्स। ठीक है। सो इकोनॉमिक्स का मीनिंग आपको समझ में आया क्या होता है? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन अमोंग मैनकाइंड। यानी कि इंसान के जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, वो उसकी क्या कहलाती है? इकोनॉमिक्स कहलाती है। एंड देयर आर सेवरल प्रिंसिपल्स ऑफ दैट इकोनॉमिक्स। बहुत सारी बुक्स इस पर लिखी गई हैं, बड़ी ब्यूटीफुल बुक्स यहाँ पर इकोनॉमिक्स पर आपको पढ़ने को मिल सकती है, जिनको हम आने वाली क्लासेस में और कंटिन्यूसली डिस्कस करेंगे। आपने भी सुना होगा कनिष्क शासक ने सोने के सिक्के चलाए थे ओनली बिकॉज ऑफ दैट इकोनॉमिक्स। महाभारत में विदुर जो थे वो एक इकोनॉमिस्ट थे, जो धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री भी थे। ही वॉज ऑल्सो एन इकोनॉमिस्ट, इसीलिए धृतराष्ट्र को उनकी आवश्यकता होती थी, जबकि उनकी पॉलिसी जो थी उनके अगेंस्ट थे विदुर, बट इकोनॉमिक्स में उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती थी। महासमर अगर आप पढ़ोगे तो विदुर की इकोनॉमिक्स में आपको समझ में आएगा कुछ पोर्शन। उसके बाद और भी इंडिया में दुनिया में बहुत सारे इकोनॉमिक्स हुए हैं, लेकिन अभी के लिए हम इकोनॉमिक्स में मॉडर्न इकोनॉमिक्स पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आज के दिन रेलेवेंट है। एंशिएंट इकोनॉमिक्स, मिडीवल इकोनॉमिक्स और उनके जो वेज हैं, ऐसा क्यों होता था, कैसे हुआ। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि एल्यूमिनियम के दाम सोने से ज़्यादा हो गए थे, तो उसको हम अब समझने नहीं बैठेंगे। वो 10 बार ऐसा हुआ है जब सिल्वर के दाम गोल्ड से ज़्यादा थे। तो हम अब उस इकोनॉमिक्स की बातें नहीं करते हैं आज के दिन। सो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम मॉडर्न इकोनॉमिक्स कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या होती है। सो तीन तरह की इकोनॉमिक्स में इसको अंडरस्टैंडिंग को आज के दिन ज़्यादातर फिलोसोफर ने या वाइज लोगों ने डिवाइड किया है। पहली जो इकोनॉमिक्स होती है उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट या मार्केट इकोनॉमी। इसमें जो जो एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक इशू है। वी कैन टॉक अबाउट इट फॉर लेट्स से 1000 ईयर। हम इस पर हम बहुत ज़्यादा बात कर सकते हैं। तो एक है आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसको हम मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं प्रैक्टिकल टर्म में। ठीक है। तो एक है आपकी मार्केट इकोनॉमी। इसका मीनिंग क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम और ये रेलेवेंट भी है, हर रोज न्यूज़पेपर्स में भी रहता है। दूसरी है आपकी स्टेट इकोनॉमी।
और तीसरी है आपकी मिक्स इकोनॉमी, जो हम सबसे लास्ट में समझेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से आपको सारी गवर्नमेंट की पॉलिसी समझ में आएंगी कि एक तरफ वी हैव गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स, हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इवन दवाइयाँ भी मुफ्त में मिलती हैं राजस्थान में। तो दूसरी तरफ हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो बहुत ही हेक्टिक चार्ज जो है वो लेते हैं। तो इसको हम समझेंगे, फिर हम ये भी समझेंगे इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है, ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स वाज एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ग्लासगो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, स्कॉटलैंड से थे ये। ग्लासगो यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, और दो ऑक्सफोर्ड कहता है कि एडम स्मिथ को जो जितनी भी थियरी है वो हमारे यहाँ से आई। सो एडम स्मिथ वाज प्रोफेसर इन ग्लासगो यूनिवर्सिटी इन स्कॉटलैंड, एंड ही रोट ए बुक, ए वेरी रिवॉल्यूशनरी बुक। और उस बुक का नाम आपको याद रखना है, मल्टीपल एग्जाम में पूछा गया है, वेल्थ ऑफ नेशन। मैंने भी ये बुक पढ़ा है, बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है ये। 1776 में इसको लिखा गया था, और इस बुक ने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट दिए। इसी ने बताया कि गोल्ड और सिल्वर के दाम कैसे चेंज होते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में वो है। इसके सेकंड पार्ट में गिफ्ट के ऊपर भी थोड़ा बहुत लिखा हुआ है कि गिफ्ट को कैसे पे करना चाहिए। सपोज आज मैंने आपको 100 रुपये का कोई गिफ्ट दिया, तो 20 साल बाद आपको मुझे कैसे गिफ्ट देना चाहिए, कितने अमाउंट का देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट पहले ही डिसाइड नहीं करते हैं। एडम स्मिथ ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्होंने मनी को समझाने की कोशिश की। कैलकाटा ईस्ट इंडिया कंपनी का भी थोड़ा सा यहाँ पर इसमें प्रोविजन है। अब वेल्थ ऑफ नेशन का जो समरी थी, अल्टीमेटली क्या हम वेल्थ ऑफ नेशन से समझते हैं, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, लाइसेज फायर का कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं हम। ये आपकी लैटिन टर्म है आई थिंक, और इसका इंग्लिश में जो मीनिंग होता है वो होता है इनविंसिबल हैंड। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसे रोका नहीं जा सके, तोड़ा नहीं जा सके, मारा नहीं जा सके। तो इनविंसिबल हैंड का मतलब है, एडम स्मिथ क्या कहते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं, वो मार्केट में होने चाहिए। यू कैन पे देम एंड गेट यूटिलिटी ऑफ ऑल दोज रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट। यानी कि आप जो है अगर पे कर सकते हो तो आप जो है वो रिसोर्स को क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। ये कैपिटलिज्म कहता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यही कहती है, ठीक है, कि आप क्या करते हो, अगर आप पे करते हो तो उसके बाद जो है वो आप रिसोर्सेज का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ये इनविंसिबल हैंड आपको याद रखना। ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में आया था, वेल्थ ऑफ नेशन मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इट्स क्वाइट एन इजी, जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स देते हैं उनको ये पता रहता है। आप भी पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखते रहा करो। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ये मीनिंग था। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हम अपनी किडनी को नहीं बेच सकते, ऑल्दो कोई अफोर्ड कर सकता है ये। तो एडम स्मिथ ये कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्या तो हमें मार्केट में रखना है, किस चीज को हम मार्केट में बेच सकते हैं और क्या हमें मार्केट्स में नहीं रखना है। यानी कि व्हाट कैन बी इन the limit of market or what can't, this is very important। उसके अगेंस्ट एक और इकोनॉमी है जो मार्केट का विरोध करती है, और उसका नाम है स्टेट इकोनॉमी। कई जगह इसको सोशलिस्ट नाम दिया हुआ है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। इट वाज सोशलिस्ट इकोनॉमी इन सोवियत यूनियन। जो आपका सोवियत यूनियन था कोल्ड वॉर वाला 1991 से पहले का, उसमें ये सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। और चाइना में जो 1985 से पहले थी वो थी आपकी कम्युनिस्ट चाइना में, उसका नाम था आपका कम्युनिस्ट इकोनॉमी। अब ये अपने आप में एक बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, ज्यादातर स्टूडेंट्स मुझसे कई बार पूछते हैं कि सर कम्युनिस्ट का क्या मीनिंग है, और ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट का क्या मीनिंग है। तो समझते हैं हम इसको कि कम्युनिज्म का क्या मीनिंग है। देखो यहां तक सबको क्लियर है। अब हम बात करते हैं स्टेट इकोनॉमी की, फिर इन दोनों में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात करेंगे, और फिर उसका जो रिजल्ट है मिक्स इकोनॉमी उसकी बात करेंगे, जो एट प्रेजेंट इंडिया में
मिक्स इकोनॉमी है। इंडिया में नहीं, ऑलमोस्ट सारे ही कंट्रीज में वर्तमान में एट प्रेजेंट मिक्स इकोनॉमी है। क्यों है, इनके क्या ड्रॉबैक्स थे, इनके क्या फायदे हैं, इनकी हम बात करेंगे। यहां तक क्लियर है आपको? आप लोग नोट कर सकते हैं ये। चलो अब समझते हैं हम कम्युनिज्म का क्या मीनिंग है। और आपने बहुत पॉपुलर वर्ड भी सुने होंगे, लेफ्ट विंग, राइट विंग, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, और बहुत सारे फंडामेंटलिज्म, ये बहुत सारे इज्म हैं। इनको बाद, माओवाद, नक्सलवाद, साम्यवाद, समाजवाद। तो हम इनको थोड़ा सा एक 5 मिनट के लिए एक ब्रीफ आइडिया लेते हैं कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कम्युनिज्म। तो देखो, प्लेटो जो थे, उन्होंने सेक्सुअल कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। तो सेक्सुअल कम्युनिज्म क्या होता है? सेक्सुअल कम्युनिज्म का मीनिंग होता है कि इसमें एक ऐसे स्टेट की कल्पना की जाती है जहां पे आदमी को ये नहीं पता हो रहता कि उसकी फैमिली मेंबर्स कौन है, यानी उसकी वाइफ कौन है, बेटी कौन है, बेटा कौन है। तो फिर क्या होता है कि इसमें सेल्फिश एटीट्यूड डेवलप नहीं होता है। वी ऑल बिलोंग टू नेचर एंड कॉमन ब्रदरहुड का एक कॉन्सेप्ट रहता है सेक्सुअल कम्युनिज्म में। लेकिन मैन इज रैशनल बीइंग, वी आर नॉट एनिमल। तो हम इसको सपोर्ट नहीं करते सेक्सुअल कम्युनिज्म को। तो कम्युनिज्म जो वर्ड है, ये कम्यून शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है आज के दिन। कम्यून का बाद में कॉमरेड भी बन गया, आपने फिल्मों में देखा होगा। नक्सलवाद में कॉमरेड वर्ड यूज करते हैं। सोवियत यूनियन जो है 1991 से पहले कॉमरेड वर्ड का यूज बहुत ज्यादा करते थे सोवियत यूनियन में। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक आई थी, सर थॉमस मोर ने लिखी थी ये बुक। सर थॉमस मोर की इस बुक का नाम था यूटोपिया। ये बहुत पॉपुलर वर्ड है आज के दिन। ये पुस्तक भी बहुत अच्छी है। एक्चुअली ही वॉज beheaded, इनका गला काट के हत्या कर दी थी सर थॉमस मोर की। और ये बुक बहुत फेमस है, यूटोपिया, जरूर पढ़ना। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बुक, पेंगुइन बुक्स पब्लिश करता है इसको। बहुत ही अच्छी बुक है यूटोपिया। इसका हिंदी में एक बेसिक मीनिंग जो हमने निकाला है वो है राम राज्य। यूटोपिया का मतलब होता है आइडियल स्टेट, एक ऐसा स्टेट जहां पर किसी को किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सो यूटोपिया एक इमेजिनरी आइलैंड था जिसके बारे में इस बुक्स में लिखा हुआ है। बहुत अच्छी बुक है। एंड लेटर हमारे कार्ल मार्क्स साहब आए, और कार्ल मार्क्स साहब ने जो अपनी फेमस बुक लिखी, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दास कैपिटल और भी पूछी जाती है इनकी। और दूसरी बुक थी इनकी दास कैपिटल। दोनों बुक्स के नाम याद रखना आप लोग। ये जर्मन से थे एंड ही वॉज हिस्टोरियन, और काफ़ी गरीबी में रहे कार्ल मार्क्स शायद उनकी पूरी लाइफ। और इनका एक फ्रेंड था जिसका नाम एग्जाम में पूछा हुआ है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उनका सपोर्ट किसने किया लिखने में। तो ये याद रखना आप। इनके एक फ्रेंड थे जो आई थिंक किसी इंडस्ट्री के मालिक थे जिन्होंने इनको सपोर्ट किया था। उनका नाम था फ्रेडरिक एंजल। और इन्होंने कार्ल मार्क्स की डेथ पे कहा था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर ऑफ 19th सेंचुरी सीज टू एग्जिस्ट, सीज टू थिंक। तो कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने इसको और थोड़ा सा किया। अब देखो, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट, ये दो शब्द हैं हमारे यहाँ पर। आप लोगों को डाउट रहता होगा कि आपने सुना भी होगा, आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन करते हैं वो इस बात को जानते हैं कि 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जो हुआ था, उसके अंदर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में इमरजेंसी पर हुआ था, वो इमरजेंसी के टाइम पर उसमें सोशलिस्ट वर्ड जो है, सोशलिज्म, हमने हमारे प्रियम्बल में जोड़ा था। हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी शब्द की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। तो विद द पीपल ऑफ इंडिया के बाद जब लिखा था सोशलिस्ट, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो सोशलिस्ट वर्ड हमने वहां पे जोड़ा था। तो क्वेश्चन ये कि 1976 से पहले तो क्यों नहीं था ये वर्ड, और उसके बाद इसको क्यों लिखा, और इसका मीनिंग क्या है? क्या इंडिया आज एक सोशलिस्ट कंट्री है?
अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डेफिनेशन, सोशलिस्ट का मीनिंग होता है एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा सिस्टम जहां पर कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है। सुभाष कश्यप कॉन्स्टिट्यूशन में इसका एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हैं। कम्युनिस्ट क्या होता है फिर? देखो, सोशलिस्ट जो होता है इसमें डिक्टेटर फॉर्म नहीं होती। इसमें क्या होता है कि ऑल द रिसोर्सेस, जितने भी रिसोर्स होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, वो अल्टीमेटली किसके पास होते हैं? उनके लोगों के पास होते हैं। लेकिन कम्युनिस्ट में जो होता है वो बहुत ही टाइट हैंड में रहते हैं। एक फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप यहां पर होती है जो आपको देखने को मिल सकती है कम्युनिज्म में। अगर आपको ये देखना है तो आप डिक्टेटरशिप का एग्जाम्पल लें तो लेनिन यहाँ पर एक अच्छे एग्जाम्पल है। 1917 के बाद रसिया में लेनिन डिक्टेटरशिप लेकर के आए थे, एक फॉर्म ऑफ, और काफी पॉपुलर भी थे लेनिन। और आप लोग डिक्टेटरशिप का आइडिया भी नहीं लगा सकते कि क्या भयंकर उस वक्त एक सोच थी। और जस्ट टू गेट यू एन गुड एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिज्म, लेनिन ने ये बैन कर दिया था कि कोई भी आदमी अपने घर में किचन में खाना नहीं बनाएगा। अपना फैमिली का कोई किचन ही नहीं होगा, सबके लिए प्राइवेट जो किचन है उनको बैन कर दिया गया और उनकी जगह पब्लिक किचन बनाए गए। पब्लिक जैसे सिखिज्म में जो कॉन्सेप्ट लंगर टाइप, हर एक आदमी वहां पे खाएगा, तो ना ही तो कोई बड़ा होगा ना ही कोई छोटा होगा, सब इक्वल होंगे। ये लेनिन का एक कॉन्सेप्ट था जो डिजास्टर हुआ और 1-2 साल बाद ही लेनिन को प्रोग्राम बंद करना पड़ा। इवन दैट उन्होंने शर्ट भी सबको लाल रंग के पहना दिए थे। सो ये कम्युनिज्म में होता है। कम्युनिज्म में आपका अपना कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग यू ओव और इनहेरिटेड फ्रॉम द नेशन और कम्यून और दैट सोशल सिस्टम। ठीक है, आप समाज से सब कुछ लेते हैं, सब कुछ समाज का है। प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की यहां पर कोई भी चीज होती ही नहीं है। अब इसकी तो बड़ी प्रॉब्लम है भाई। अगर मेरे पास अपनी BMW नहीं होगी तो फिर मैं भाई इतनी मेहनत क्यों करूंगा? दिस इज द प्रॉब्लम विद कम्युनिस्ट स्टेट। अब देखो अब आपने सुना होगा कोल्ड वॉर क्या था। यही कोल्ड वॉर था। इट वाजंट वॉर दैट फॉट इन विंटर सीजन, ओके, इट वाज द वॉर ऑफ आइडियोलॉजी। कोल्ड वॉर का मतलब था जहां पे विचारधाराओं का युद्ध हुआ हो। तो कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी थी वो तो थी आपकी यूएसए एंड यूएसए माइंडेड लोगों की, यानी कि वेस्टर्न यूरोप और यूएसए की जो इकोनॉमी थी वो थी आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक, जिसको हम रूस बोलते थे, बाद में इसके 15 टुकड़े भी हुए और सोवियत यूनियन, सोवियत रसिया बन गया बाद में। इसकी जो इकोनॉमी थी वो इकोनॉमी थी आपकी स्टेट इकोनॉमी। अब इंडिया के सामने बड़ा डाउट आ गया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो क्या है, इंडिया स्टेट इकोनॉमी क्या है। अब भारत जब 1947 में आजाद हुआ तो इंडिया के सामने क्वेश्चन आया वेदर वी शुड अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म और कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इकोनॉमी। लेकिन इंडिया के सामने ये बहुत चैलेंजिंग नहीं था क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पहले ही रिजॉल्व हो गया था। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया। डिप्रेशन क्या होता है पहले तो ये समझते हैं हम, ये बड़ी पेचीदा टर्म है ये, रिसेशन, डिप्रेशन। कई बार हम देखते हैं इन्फ्लेशन बढ़ रहा है फिर भी रिसेशन है। भाई रिसेशन है तो इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है? तो रिसेशन का मीनिंग होता है जब कोई भी इकोनॉमी 2 कंजिक्यूटिव क्वार्टर में, लगातार 2 क्वार्टर में उसकी ग्रोथ अगर नेगेटिव होती है तो उसको हम बोलते हैं रिसेशन। जैसे आपने सुना होगा कि इंडिया की ग्रोथ रेट 5.6 है, 6 है, 6.4 है, 7.4 है। उसकी बात हम करेंगे जीडीपी वगैरह की नेक्स्ट क्लासेस में, लेकिन अभी के लिए हम ये समझते हैं जब रिसेशन एक लंबे टाइम तक रहता है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिप्रेशन बोलते हैं। मॉडर्न इकोनॉमी में पिछले 100 साल में एक ही बार डिप्रेशन आया, वो 1929 में आया है। अभी इस कोविड पेंडेमिक में रिसेशन आप कह सकते हैं दुनिया भर में है, लेकिन डिप्रेशन अभी भी नहीं है। ठीक है, बिकॉज इट इज साइमल्टेनियस इकोनॉमी राइट नाउ।
तो जो भी सिचुएशन अभी बेकार हैं, बैड लोन किए हैं, डेब्ट किए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट किए हैं, वो सब कुछ समय के लिए हैं। जैसे डिप्रेशन में क्या होता है, वो लंबे टाइम तक रहती हैं, 2 4 5 सालों तक वो रहती हैं। अब डिप्रेशन जैसे ही आया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वालों ने मना कर दिया, भैया गुड्स एंड सर्विसेज हैं, आप पे करो और सर्विसेज लो, वी डोंट ओ एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू। आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन, आपके राइट्स, इन सब की हम रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लेते ही नहीं है कैपिटलिज्म में। तो अगर ऐसा सपोज इंडिया में अगर ऐसा कर दिया जाए आज, तो आप सोच सकते हैं कि क्या डिजास्टर होगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक ही कमी थी और वो ये कमी थी। समझ में आया आपको मेरा पॉइंट? तो अब क्या किया, यहां पे अगली एक बुक का नाम आपको याद रखना, वो भी एग्जाम में आती है। इस बार उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट डिराइव किया और ये थे कैम्ब्रिज प्रोफेसर जॉन मैनॉर्ड किन्स। ओके, इनका नाम आपको याद रखना है। ही वॉज वेरी वाइज पर्सन और इकोनॉमिक्स, कोर इकोनॉमिक्स के वन ऑफ द फाउंडर हैं ये। और इन्होंने एक बुक लिखी थी अराउंड 1934, 1934 के अराउंड इन्होंने एक बुक लिखी। बट आई एम श्योर ही वॉज इन कैम्ब्रिज। बर्टन रसल ने इनके साथ काम किया था। बर्टन रसल वॉज मैथमेटिशियन हु आल्सो गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर लेटर। बी.एस. रामानुजम की भी हेल्प की थी बर्टन रसल ने, और हार्डी भी उन्हीं के साथ था। जॉन मनार्ड किन्स ने एक बुक लिखी थी, जनरल थियरी ऑफ मनी ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट। इस बुक में, वो हम अभी डिस्कस करेंगे बाद में, इस बुक में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें, लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हम सारी चीजों को नहीं रख सकते, अनएथिकल हो जाएगा नहीं तो सिस्टम। सो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आप कुछ, मैं आपको केवल एक आइडिया दे रहा हूं, ये इन्होंने एग्जैक्ट वर्ड्स में नहीं कहा था, लेकिन आप कुछ ऐसा करो कि 80% तो देश आपका कैपिटलिस्ट है, 20% आपकी गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग 30 भी कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि आप इसको रेशो में रखो, यानी कि आप क्या करो, 70-30, 60-40 या 80-20, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इसको जो है वो चेंज करो सिस्टम को। यानी कि हर चीज को आप कैपिटलिस्ट नहीं डाल सकते। फॉर एग्जांपल हेल्थ है, हेल्थ को आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में नहीं डाल सकते। एजुकेशन है, और बहुत सारी वर्च्यू हैं। सो जॉन मनार्ड किन्स ने ये फिलोसफी दी थी और इट्स वाज वेरी ब्यूटीफुल फिलोसफी, और ये बुक भी बहुत ज्यादा पढ़ी जाती है। और उसके बाद यूएस और वेस्टर्न कल्चर के जो कंट्री हैं, उन्होंने जो है वो अपने आप, उनके जो स्टेट हैं, स्टेट का मतलब पॉलिटिकल साइंस में देश होता है, ठीक है। स्टेट का मतलब भारत में भले ही राज्य होता हो, पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब क्या होता है, कंट्री होता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट मतलब राज्य के नीति निर्देशकता, तो राज्य का मतलब देश होता है। हाँ जी। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इट्स स्टेट शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एट लीस्ट सम वेरी क्रूशल एंगेजमेंट्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं, फीमेल राइट्स हैं, लेबर राइट है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब देखो इन्होंने क्या किया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को किसकी तरफ थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, स्टेट इकोनॉमी की तरफ। अगली बात हम करते हैं, जॉन मनार्ड किन्स के बाद एक और प्रोफेसर थे, ये आपके थोड़े से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम इंपॉर्टेंट हैं, और उनका नाम था प्रोफेसर ऑस्कर लैंज। इन्होंने जस्ट अपोजिट किया। जो जॉन मनार्ड किन्स ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को स्टेट इकोनॉमी में थोड़ा सा टिल्ट किया, ऑस्कर लैंज ने, ये पोलैंड से थे, पोलिश प्रोफेसर थे ये, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो स्टेट इकोनॉमी को टिल्ट किया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ। यानी कि जॉन मनार्ड किन्स ने यूएसए को कहा कि आप रशियन पैटर्न की तरफ थोड़े से झुको, ऑस्कर लैंज ने रसिया को कहा कि आप यूएसए की तरफ थोड़े से झुको। इस प्रकार से एक नई फिनोमेना यहां पर डेवलप होती है जिसका नाम था मिक्स इकोनॉमी।
मिक्स इकोनॉमी आज के दिन इंडिया में और दुनिया के सभी देशों में है। सबसे पहले इस मिक्स इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को आई थिंक अपनाया ईस्ट एशियन नेशन ने, फिलीपाइंस, जापान और इन देशों ने इसको अपनाया और फिर उसके बाद धीरे धीरे सभी देशों ने इसको अपनाया। हम इकोनॉमिक रिफॉर्म पढ़ेंगे तब इसको हम और समझेंगे कि इंडिया कैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बना, फेरा क्या था, फेमा क्या था, और भी बहुत सारी बातें यहाँ पर हम करेंगे। लेकिन इंडिया में लिबरलाइजेशन बहुत बाद में आया है। आपको ताज्जुब होगा, मैं आपको बताता हूं, जो चाइना अपने आप में कम्युनिस्ट इकोनॉमी था, उन लोगों ने अपने डोर पहले खोले। तो चाइना में 1985 में ओपन डोर पॉलिसी आई थी, जिसके तहत मार्केट को इन्वेस्टर्स के लिए खोला गया। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और जो भी प्राइवेटाइजेशन, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, वो चाइना में इंडिया से भी पहले आए हैं। ऑल्दो इंडिया वॉज ए मिक्स इकोनॉमी एंड चाइना वॉज ए स्टेट इकोनॉमी। चाइना कम्युनिस्ट इकोनॉमी ही था। 1985 से पहले चाइना कम्युनिस्ट इकोनॉमी था। आज भी चाइना की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट चाइना, कम्युनिस्ट शब्द आपको चाइना में सुनने को मिल सकता है। इंडिया में कम्युनिस्ट शब्द नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जरूर आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये आपको समझ में आया कि मिक्स इकोनॉमी का क्या कॉन्सेप्ट है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। दुनिया में आइडियोलॉजी, दिमाग के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमी तीन टाइप की होती है: कैपिटलिज्म, स्टेट इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी। तीनों ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। कार्ल मार्क्स वाज इन वेहेमेंट अपोजिशन ऑफ कैपिटलिज्म। उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी पूंजीवादी व्यक्ति को आप फांसी दोगे तो दूसरा पूंजीवादी व्यक्ति रस्सी बेचेगा आपको, यानी कि वहां पे सब कुछ बेचता है। इफ यू ट्राई टू हैंग ए कैपिटलिस्ट, अनदर कैपिटलिस्ट विल सेल यू अ रोप। ये कार्ल मार्क्स का फेमस स्टेटमेंट था और काफी इंटरेस्टिंग भी था। तो उन्होंने ऐसा कहा था। अब आप कहेंगे कार्ल मार्क्स ने ऐसा क्यों कहा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसको भी हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे जब हम इकोनॉमिक रिफॉर्म पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आपको इकोनॉमी के टाइप समझ में आ जाने चाहिए। जस्ट फॉर एन इंट्रोडक्शन, तीन तरह की इकोनॉमी होती है। अब हम इकोनॉमी को दूसरे आधार पर डिवाइड करते हैं। एक और साउंड बेसिस है इकोनॉमी का डिवीजन का, और वो साउंड बेसिस है आपका सेक्टर्स के अकॉर्डिंग। तो मैं दो तरीके से इकोनॉमी को यहां पर दोबारा डिवाइड कर रहा हूं। एक है आपका प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, एंड थर्ड वन है आपका टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी का मीनिंग्स होता है एट इनिशियल लेवल। तो देखो बहुत आसान सा है ये। प्राइमरी सेक्टर का मीनिंग है, इसमें वो सभी सेक्टर आते हैं जो डायरेक्ट रिसोर्स पर डिपेंड करते हैं। कहने का मतलब यहां पर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, ठीक है, टेंजिबल फॉर्म में ये होते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर आपका प्राइमरी सेक्टर में आएगा। उसके अलावा जितने भी आपके माइनिंग, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ देशों ने माइनिंग को सेकेंडरी सेक्टर में डाल रखा है। दैट डिपेंड्स ऑन देयर कंट्रीज पॉलिसी। एग्रीकल्चर, माइनिंग और बहुत सारे आपने सुने होंगे कल्चर के बारे में, पिशीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जितने भी आपके ऐसे रिसोर्स हैं जो डायरेक्ट नेचर से जुड़े हुए हैं। कुल मिला के आपको एक लाइन में अगर याद रखना तो नेचुरल रिसोर्सेस। तो ऐसी इकोनॉमी जो प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड होती है, जहां पे एग्रीकल्चर लोग ज्यादा करते हैं या फिर जहां की मेन इनकम एग्रीकल्चर से होती है, उस टाइप की इकोनॉमी को हम बोलते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी। देखो आपने बचपन से सुना होगा भारत एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया जो है वो हमेशा से खेती पर डिपेंड रहा है। आज भी भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के एटलीस्ट 50% लोग आज भी प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड है। तो इंडिया इज एग्रेरियन इकोनॉमी और नॉट, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था
इंडिया इज नॉट एन एग्रेरियन इकोनॉमी बिकॉज इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का या प्राइमरी सेक्टर का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। भारत के लोग इस पर डिपेंड है लेकिन उनकी इनकम बहुत कम है, तो उनका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, अराउंड 20% उनका कंट्रीब्यूशन है। सो ऑल दो उसके आंकड़ों की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट 50% लोग भारत में एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं जिनका कंट्रीब्यूशन अराउंड 20% है। इसमें क्या है ये हम जीडीपी जीएनपी सब कुछ समझेंगे तब इसकी बात करेंगे। So India is not agrarian economy till 1950. India was an agrarian economy. तो भारत की इकोनॉमी भी एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी 1950 से पहले, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो आज भी इंडिया एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। दूसरा सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में आपको कुछ याद नहीं रखना, यहां पे है नेचुरल रिसोर्स और यहां पर है उनका डेवलपमेंट। कहने का मतलब एक आम आदमी की भाषा में कहें तो मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, कई देशों में इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, जो इंडिया का कभी भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं रहा टिल टुडे। इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो हमारा क्या है, सेकेंडरी सेक्टर है। तो पहले क्या करता है, रिसोर्स आते हैं, फिर सेकेंडरी सेक्टर आता है, उसके बाद टर्सरी सेक्टर आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही है जिसके लिए हमने सर्विस टैक्स चलाया था 1992 में। इंडिया इज अ सर्विस इकोनॉमी। इंडिया इज नॉट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, नॉट एग्रेरियन इकोनॉमी। भारत कृषि अर्थव्यवस्था भी नहीं है, भारत उत्पादन की अर्थव्यवस्था भी नहीं है, भारत सर्विस इकोनॉमी है, सेवा अर्थव्यवस्था है। सो इसमें क्या आता है, इसके अंदर आती हैं आपकी सर्विसेज। सबसे बढ़िया सर्विस है दुनिया में एजुकेशन और जितनी भी चीजें, देखो बैंकिंग, बैंकिंग का जो बोलबाला है इंडिया में, एचडीएफसी की ग्रोथ हर रोज न्यूज़पेपर्स में आती है, अभी तो फिर भी थोड़ा रह रहा है। लॉ, फाइनेंस, मार्केट, जितना भी आपका मार्केट है, सेंसेक्स, शेयर मार्केट, गोल्ड, इक्विटी, जो भी चीजें वो सब किस में आती हैं, आपकी टर्सरी सेक्टर की सर्विस इकोनॉमी में आती हैं। सो ये एक और डिवीजन है इकोनॉमी के अकॉर्डिंग। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर क्या होते हैं और इनके इकोनॉमी के पोर्शन क्या हैं। एग्रेरियन इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी और सर्विस इकोनॉमी। एक जनरल सी बात मैं आपको बताता हूं, सर्विस टैक्स इसीलिए स्टार्ट किया गया था क्योंकि इंडिया में सर्विस इकोनॉमी की ग्रोथ ज्यादा है, अराउंड 65 to 70% और ज्यादा ही मान लो आप, जो है वो हमारे देश के इकोनॉमी किस पर डिपेंड है, सर्विस सेक्टर पर डिपेंड है। ऑल दो वहां पे लोग बहुत कम हैं, एंड दैट्स द प्रॉब्लम विद एम्प्लॉयमेंट। इस ट्रैप को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाई वन, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है। इंडिया की जो प्रॉब्लम है वो यहां पर कोई ग्रोथ नहीं है। तो अगर हम भारत में प्लानिंग की बात करें तो इंडिया की अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ 4% है तो ये पॉवर्टी को डबल स्पीड से कम करेगी, ऐसा प्लानिंग कमीशन ने बहुत पहले जब योजनाएं बनाई थी तब कहा था। अभी 4.1 और 4.2 है और पॉवर्टी बहुत कम हुई भी है पिछले 15-20 सालों में। आंकड़ों की बात हम बाद में करेंगे। तो ये ग्रोथ ज्यादा मायने रखती है बजाय इसकी 8% ग्रोथ से। तो जब इंडियन जीडीपी की ग्रोथ की हम बात करते हैं तो हम क्या है, ओवरऑल ग्रोथ की बात करते हैं जो सर्विस सेक्टर की वजह से होती है, एग्रीकल्चर की नहीं करते। इसीलिए यहाँ पे आपको टर्म सुनने को मिलेगी फार्मर्स डिस्ट्रेस, और ये बहुत ही दुखद बात है कि पिछले 10 साल में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंग भारत में लगभग 7 या 8 लाख किसानों ने सुसाइड किया है, और इवन 2018 में 2080 में 1 लाख से ऊपर किसानों ने सुसाइड किया था। तो यहाँ पर क्या रीजन है, उसके प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ नहीं है इसलिए ऐसा होता है। और दूसरा यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर भी एक रीजन है, फ्लड प्रोन एरिया है इंडिया में बहुत ज़्यादा। अभी आपने सुना होगा आसाम में कंटिन्यूस फ्लड आ रही है, ब्रह्मपुत्रा में।
ड्रॉट प्रोन एरिया है, तो यहाँ पे ये प्राइमरी सेक्टर का रीजन है। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? अब हम आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि सर कैपिटलिज्म क्या होता है, स्टेट इकोनॉमी क्या होती है, जिसको सोशलिज्म कम्युनिज्म बोलते हैं। सोशलिज्म का मीनिंग आपको समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी सोशलिज्म का कोई ऐसे किसी सब्जेक्ट का पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होता। फिलोसफी का क्या है, साइकोलॉजी का क्या है, सोशियोलॉजी का क्या है। अरिस्टोटल ने सिटी स्टेट थियरी दी थी। हाँ, बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया था अरिस्टोटल ने कि ऐसा व्यक्ति जो समाज के सिद्धांतों को नहीं मानता, ही इज ईदर बीस्ट और गॉड। ऐसा व्यक्ति जो समाज के सिद्धांतों को नहीं मानता वो या तो भगवान है या जानवर है। तो सोशियोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट वहां से आया था। प्लेटो मैंने आपको बताया था। और तीसरा मैंने बताया आपको मिक्स इकोनॉमी। आज के दिन इस दुनिया में हर जगह मिक्स इकोनॉमी है, चाहे डिक्टेटरशिप है वहां पर पॉलिटिक्स में, लेकिन फिर भी मिक्स इकोनॉमी है। ये बात आपको याद रखनी है। ओके। उसके बाद हमने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर की बात की। अब हम इनको समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा देश कितना अच्छा है। सो ग्रोइंग अप ये बड़ा डिफिकल्ट एक क्वेश्चन रहता था मेरे सामने कि कौन सा देश कितना अच्छा है, किसकी इकोनॉमी अच्छी है। पहली बात तो ये, किसी भी देश की इकोनॉमी अच्छी होने का मतलब ये नहीं है कि वो देश ओवरऑल अच्छा है। आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, लेकिन इकोनॉमी में यही पढ़ा जाता है कि अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी है तो अल्टीमेटली आपकी हेल्थ, एजुकेशन सब अच्छा होगा, क्राइम रिकॉर्ड भी ज़्यादा नहीं होगा, और बहुत सारी बातें जो है वहाँ पर हमको देखने को मिल जाती हैं। तो दो तरह से हम इकोनॉमी को जो है वो इवेल्युएट कर सकते हैं। पहला है आपका क्वांटिटेटिव फॉर्म में, और दूसरा है आपका क्वालिटेटिव फॉर्म में। एक तो ये कि क्वांटिटी में कितनी है, भाई हमारी ग्रोथ रेट इतनी हो गई है, इंडिया इज 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये है क्वांटिटेटिव फॉर्म में। लग्जमबर्ग नहीं है क्वांटिटेटिव फॉर्म में, स्विट्जरलैंड भी नहीं है, इंडिया है। ठीक है। और दूसरी बात करते हैं क्वालिटेटिव फॉर्म में। इसके लिए मैं बेस्ट एग्जांपल आपको भूटान का देता हूं। क्वांटिटेटिव फॉर्म में भूटान की इकोनॉमी हम जानते भी नहीं है, कभी पढ़ी ही नहीं हमने कैसी है। लेकिन क्वालिटेटिव फॉर्म की बात करें तो वहां का हैप्पीनेस ट्रैक बहुत अच्छा है। सो सपोज यू आर अ गुड इकोनॉमी इन क्वांटिटेटिव फॉर्म, यू मे परफॉर्म वेरी बैडली इन क्वालिटेटिव फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल 2013 में एक कॉन्सेप्ट आया था जिसका नाम था GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। दुनिया का सबसे बेहतरीन इकोनॉमी इस टाइम पर यूएस है। इन क्वांटिटेटिव फॉर्म यूएसए इकोनॉमी में आज डोमिनेट करता है, अभी ये बात जानते हैं। GNH में ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में 2013 में जब निकाला गया ये, तो उसमें फर्स्ट रैंक डेनमार्क का था। एंड यू पीपल वॉन्ट टू बिलीव यूएसए का 17th रैंक था। 17, जस्ट थिंक अबाउट इट। दुनिया की सबसे बेहतरीन इकोनॉमी का डेनमार्क, स्पेन, नॉर्वे ये सब में टॉप करते हैं ज्यादातर इंडेक्स में। पीस में आइसलैंड, करप्शन सबसे कम कहां पर है, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, ये देखने को मिलता है। अलग अलग इंडेक्स की हम बात कर सकते हैं, बाद में करेंगे, अभी मैं बस जनरल आइडिया के लिए आपको बता रहा हूं। तो क्वेश्चन ये कि अगर क्वांटिटेटिव फॉर्म में आपकी इकोनॉमी अच्छी है तो जरूरी नहीं है कि क्वालिटेटिव फॉर्म में भी आपकी इकोनॉमी अच्छी हो।
क्वालिटेटिव फॉर्म में भी किसी एक चीज में आपकी इकोनॉमी अच्छी है तो जरूरी नहीं है कि दूसरी चीज में आपकी इकोनॉमी अच्छी हो। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं इसके लिए, नॉर्वे जब से मैंने पढ़ा है तब से टॉप करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, उसका फर्स्ट रैंक रहता है हमेशा। डेनमार्क भी टॉप में ही रहता है, स्वीडन भी टॉप में रहता है। ये नॉर्डिक कंट्री कहलाते हैं, ठीक है। ये नॉर्डिक कंट्री जो अपने ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। यू पीपल वॉन्ट बिलीव, यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा रेप होते हैं। वो रजिस्टर ज़्यादा करते हैं वहाँ पे क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट है, या वहाँ पे बड़ी इजीली कह देते हैं कि ऐसा एक असॉल्ट हुआ है, या फिर वहाँ का सिस्टम फेयर है, जो भी है। लेकिन ऐसा नहीं है। कहने का मतलब क्वालिटेटिव फॉर्म में कोई एक कंट्री किसी एक चीज में डोमिनेट कर सकता है, लेकिन दूसरी चीज में वो पीछे भी रह सकता है। जैसे इंडिया और भूटान का अगर हम कंपैरिजन करें तो ये क्वालिटेटिव फॉर्म है। लेकिन अभी हम क्वालिटेटिव फॉर्म की इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे, उसकी बात करें सोशलिस्ट लोग, कितने रेप होते हैं, क्राइम रिकॉर्ड क्या, उसके लिए अलग अलग हमारे सब्जेक्ट्स हैं। अभी हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी की। ओके, सो आज के लिए हमारा पहला लेक्चर था ये, तो इसके लिए इतना ही काफ़ी है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, कैसे होती है। मैंने कुछ एक थिंकर्स के भी आपको नाम बताए, थोड़ा बहुत समझाने की भी कोशिश की इकोनॉमिक्स के पॉइंट से। अब हम इसका अगला चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, और वहीं पर हम HDI, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, इन सब की बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे GDP क्या होती है, GDP ग्रोथ क्या होती है। बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता है क्वेश्चन, और काफ़ी डिबेटेबल भी रहता है, काफ़ी डिस्प्यूटेबल भी रहता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।